हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 1 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नए साल में आपने क्या रिजोल्यूशन लिया है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। 2024 में आप कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो इंटरेस्टिंग जवाब होंगे कमेंट में आए हुए, उनको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे उनके उन जवाबों पर कि हर स्टूडेंट ने या जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने अपने लाइफ में क्या रिजोल्यूशन लिया है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए 1 जनवरी 2024 के सबसे पहले करंट अफेयर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है कि डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर नया बिल आया है फ्रेंड्स, जो कि नेशनल इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और अन्य जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। इस नियुक्ति समिति में लोकसभा के सभापति या अध्यक्ष शामिल नहीं होंगे। तो आंसर ए हो जाएगा। पूरी डिटेल जानेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के क्या प्रावधान हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। यह विधेयक चुनाव आयोग अधिनियम 1991 के स्थान पर लाया गया है, जो कि नेशनल इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, उनके पद से हटाए जाने और उनके वेतन से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। देखिए आप सभी जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन आयुक्त और अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसमें अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है और ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाएगी वो एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाएगी, नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस चयन समिति में भारत के पीएम समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट कोई भी एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होगा और इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़ी विपक्षी दल का कोई नेता इस कमेटी का सदस्य होगा। ये कमेटी मिलकर किसी के भी नाम का चयन करेगी और चयन किए गए नाम को भारत के प्रेसिडेंट को सौंपेगी और बाद में प्रेसिडेंट उस व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है नए बिल में कि अगर कोई भी पद रिक्त होता है चयन कमेटी का तो भी उसकी सिफारिशें मान्य होगी। इसके अलावा वेतन के बारे में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन एवं पद की सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होगी। 1991 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों और अध्यक्ष का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर था, जो कि अब कैबिनेट सचिव के वेतन के बराबर होगा। अब इनके पद से हटाए जाने संबंधित जो प्रावधान है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रोसीजर थी उसी प्रोसीजर के द्वारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता था और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर हटाया जा सकता था। ये प्रावधान इसी प्रकार रखे गए हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। तो जो नया बिल आया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के नाम से, इसके सभी फैक्ट को याद रखिएगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन हाल ही में तेलंगाना राज्य में किया गया। तेलंगाना के काकती यूनिवर्सिटी जो कि वारंगल में स्थित है, यहाँ पर 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इतिहास के सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रवाद अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया।
अब आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भारत का सबसे पुराना इतिहासकारों का एक संगठन है। इसकी स्थापना आधुनिक इतिहास कांग्रेस के नाम से की गई थी और इसका सबसे पहला सत्र अंग्रेजी शासनकाल में 1935 में पूना में आयोजित किया गया था। अब 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना के वारंगल में किया गया है। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा और किस राज्य सरकार के मध्य में त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ? तो केंद्र सरकार पहला पक्ष है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा ये दूसरा फ्रंट है या दूसरा ग्रुप है, और इसके अलावा जो त्रिपक्षीय समझौते के लिए या त्रिपक्षीय शांति समझौते के लिए जो ग्रुप है वो है असम सरकार। तो आंसर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा और असम सरकार के मध्य में हाल ही में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के दौरान भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और ये जो ग्रुप है उल्फा नाम का, इसके प्रतिनिधि अरविंद राजखोवा शामिल हुए थे। इन तीनों ने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि पूर्वोत्तर राज्य या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र असम में स्थायी शांति कायम करने को लेकर है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्रंट है जिसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम या उल्फा के नाम से जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। हाल ही में केंद्र सरकार और असम सरकार के मध्य में इसको मिलाकर एक समझौता हुआ है कि ये असम में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बंद करेगा। इस फ्रंट या उल्फा फ्रंट का गठन 1979 में किया गया था। भारत सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित कर दिया था और एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब इन तीनों के मध्य में एक त्रिपक्षीय समझौता असम राज्य में शांति को लेकर या शांति कायम करने को लेकर हुआ है। अयोध्या से देश में पहली बार कितनी अमृत भारत ट्रेन को शुरू किया गया? तो आप सभी जानते हैं भारत के पीएम अभी अयोध्या गए थे जहां पर उन्होंने 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आंसर भी हो जाएगा। तो 30 दिसंबर को भारत के पीएम ने अयोध्या से पहली बार 2 अमृत भारत ट्रेनों को शुरू किया है। दोनों ट्रेनों में से एक चलाई जाएगी दरभंगा, अयोध्या और दिल्ली के मध्य में और दूसरी मालदा टाउन से बेंगलुरु तक चलाई जाने वाली है। देखिए, इस ट्रेन की बात करें, अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो ये भारत में वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर ही डेवलप की गई, जो कि देश की पहली पुल पुश ट्रेन है। अयोध्या से भारत के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, अयोध्या को पूरे विश्व पटल पर एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रेजेंट करना इन अमृत भारत ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। भारत के पीएम ने अयोध्या दौरे पर अयोध्या में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी शुरुआत की। क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है इस मंथ में 22 तारीख को, इसीलिए देखिए अयोध्या में अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम, और वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नाम दिया गया, जिसका इनॉग्रेशन भी भारत के पीएम ने ही किया है। अब अयोध्या से 2 अमृत भारत ट्रेनों को भारत के पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां दिव्य कला मेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो 12वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन गुजरात के सूरत में किया जा रहा है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के सूरत में यह मेला 29 दिसंबर को शुरू हुआ, जो कि 7 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह 12वां दिव्य कला मेला है। उद्देश्य की बात करें तो भारत में जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी दिव्यांग उद्यमी या कारीगर हैं, उनके उत्पादों को, उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करना और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को बढ़ावा देना इस दिव्य कला मेले का मुख्य उद्देश्य है। इस बार ये 12वां दिव्य कला मेला है जो कि 2023-24 में गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार इसका आयोजन 2-3 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया था। आगे आइए, वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस्पात या स्टील प्रोडक्शन में भारत वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले स्थान पर कौन? तो स्टील प्रोडक्शन में चाइना विश्व में पहले स्थान पर है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है फ्रेंड्स, और अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार। वर्तमान में भारत में स्टील का प्रोडक्शन 89.7 मिलियन टन है। वैसे इस्पात को बढ़ावा देने के लिए, स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति को भी प्रतिपादित किया था, जिसका उद्देश्य 2030-31 तक इस्पात की मांग और आपूर्ति, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों पक्षों पर
भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करना है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंट्री पूछे तो ये चाइना हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड के टोटल स्टील प्रोडक्शन में इसका हिस्सा 60% तक है। भारत पूरे वर्ल्ड में स्टील उत्पादन में वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे नालसा के नाम से जाना जाता है, इसके हाल ही में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना को हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इनके पहले इस पद पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल थे, जिनके स्थान पर संजीव खन्ना की इस पद पर नियुक्ति की गई है। वैसे देखिए, परंपरा यही है कि नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे सबसे सीनियर जज होते हैं वही बनाए जाते हैं। और इस पद पर वर्तमान में क्योंकि संजीव खन्ना है, इसीलिए ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस संस्था का मुख्य संरक्षक भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही नालसा के मुख्य संरक्षक के तौर पर कार्य करते हैं। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस संस्था का काम क्या है। तो देखिए, भारत में जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, जो कि लीगल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और भारत में कानूनी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना इस संस्था का या नालसा का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एपोलेट्स किससे प्रेरित है? तो यह प्रेरित है फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी की जो राजमुद्रा थी उससे। आंसर ये हो जाएगा। देखिए, एपोलेट्स होते क्या हैं? तो नौसेना के अधिकारियों के कंधे पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं, यहाँ पर आप इमेज देखिए, इन्हें कहा जाता है एपोलेट्स। अब जो नए एपोलेट्स हाल ही में इंट्रोड्यूस किए गए, ये छत्रपति शिवाजी के समय उनके शासनकाल में उनके राज में जो राजमुद्रा यूज की जाती थी उसकी प्रतिकृति के रूप में बनाए गए हैं और उसके डिजाइन से प्रेरित करके बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के टॉप अधिकारियों के लिए ये नए एपोलेट्स को पेश किया गया। नौसेना के यह नए एपोलेट्स छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरित है। राजमुद्रा से प्रेरित होकर ही इनका डिजाइन तैयार किया गया, जो कि देखिए नौसेना में एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल रैंक के जो अधिकारी हैं उनके कंधे पर लगाए जाएंगे। तो किससे प्रेरित होकर ये एपोलेट्स बनाए गए? तो छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरित होकर। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन मतलब सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य में की जाएगी। गुजरात सरकार ने देखिए मजगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है और यह भारत में पनडुब्बी के माध्यम से पहली अंडर वाटर टूरिज्म होने वाला है। अंडर वाटर टूरिज्म सुविधा होने वाली है। शुरुआत गुजरात के द्वारका से की जाएगी और मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता है, गुजरात में द्वारका के इर्द गिर्द पर्यटन को बढ़ावा देना, गुजरात टूरिज्म को प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत अक्टूबर 2024 तक गुजरात राज्य में की जा सकती है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया जाएगा? तो 2024 का इसरो का सबसे पहला मिशन लॉन्च किया जाएगा एक्सपोसेट के नाम से। आंसर ए हो जाएगा। एक्सपोसेट की बात करें तो इसे एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, जिसे 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। मतलब आज ही के दिन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C58 के माध्यम से एक्सपोसेट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एक्सपोसेट जो कि अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन को स्टडी करने वाला है, यह इसरो का अपनी तरह का भारत का पहला मिशन है, याद रखिएगा। वैसे दुनिया का यह दूसरा डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन है। इसके पहले नासा ऐसा मिशन 2021 में लॉन्च कर चुका है। अब भारत का इसरो 2024 में सबसे पहली बार इसे लॉन्च करेगा और नासा का 2024 में जारी किया जाने वाला या लॉन्च किया जाने वाला यह सबसे पहला मिशन है एक्सपोसेट के नाम से। क्लियर? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और जनवरी से लेकर दिसंबर तक वन लाइनर करंट अफेयर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। पहला देखिए 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोव रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय अभिलाष टॉमी बने। 1 मई 2023 को साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में आयोजित की गई। 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर राज्य में बनकर तैयार हुआ। 1 मई 2023 को डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब सर्जियो पेरेज ने अपने नाम किया। 3 मई 2023 को बिहार के बाद ओडिशा ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया। इसके बाद 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर है। और 3 मई 2023 को जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को यूनाइटेड नेशन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह को नियुक्त किया गया। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में भारत की कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वाइब्रेट भद्रवा उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य में किया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह नियुक्त किए गए। हाल ही में पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह सेकेंड का परीक्षण किया। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा के बीच में पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की गई। चर्चा में रही भारतमाला परियोजना पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। असम राज्य में 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और लास्ट है हाल ही में अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी के पद का उल्लेख है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि 2024 में आपका रिजोल्यूशन क्या है, कैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे क्या क्या आप स्टेप लेने वाले हैं अपने लाइफ को लेकर। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।